हाय क्यूटीज, मैं हूँ एमी और तैयार हो जाइए मेरी लाइफ के ड्रामा के बारे में सुनने के लिए। ऐसा नाटक है जिसे शेक्सपियर खुद लिखना चाहेगा। पर पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। आप शुरू करते हैं। वो परफेक्ट फैमिलीज पता है, जिसमें डैड एक मुस्कुराते हुए अमीर बिजनेसमैन होते हैं और मॉम होती है एक प्यारी सी हाउसवाइफ जो अपने दो गोरे गोरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सब करती है। मुझे भी नहीं। जब से मुझे याद है मेरी जिंदगी में थी बस मैं और मेरी मॉम मार्गो। मेरी मॉम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन जहाँ तक मेरे डैड की बात है, उन्होंने उनकी हर निशानी को मिटा दिया और ये काफी अच्छे से किया। मॉम, मैं सोच रही थी अगर मेरे डैड। कौन से डैड? तुम चॉकलेट खाओ। मॉम के साथ हमेशा ऐसा ही था। ये टॉफी का बैग लो, ये मोजे में भरी चॉकलेट लो। वो देखो, वो मार्शमैलो नानी टेरेसा जैसा लगता है। तो डैड के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, पर मेरा वजन बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे मैंने पूछना ही बंद कर दिया। मेरी माँ भी समझ गई कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने की जगह अपने कमरे में अकेले बैठकर किताबें पढ़ना पसंद करती थी, शायद उन्हें लगने लगा कि मुझे एक पिता की जरूरत है। और ये सही भी था, तो उन्होंने फैसला किया एक लाने का। बदकिस्मती से उनकी डेटिंग लाइफ इतनी बकवास थी कि क्यूपिड को भी लगा होगा रिटायरमेंट ले लेते हैं। अरे सच में, हर बार बस एक ही कहानी होती थी। ऐसा होता था, एमी चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ अपने नए बॉयफ्रेंड से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स 2 हफ्ते बाद हम बैठते थे 2 बोल आइसक्रीम और टीवी पर टाइटैनिक लगाकर, और वो मेरे कंधे पर फूट फूट कर रोती थी, जैक मुझे अपने साथ ले चलो। हम दोनों को जिंदगी भर एक साथ रहना था। मॉम, उसको मिले 1 महीना ही तो हुआ था। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा महीना। पर सच कहूँ तो मेरी माँ के पास PhD थी अपने रिलेशनशिप खराब करने में। उनके बॉयफ्रेंड उतने ही देर रहते जितने की एक गोल्ड फिश की याददाश्त। वो उनसे बोर हो जाती, फिर कुछ ऐसा करती जिससे रिश्ता टूट जाए, और फिर मैजिकली सिर्फ बॉयफ्रेंड की गलती होती। एंटोनियो द शेफ सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा ऐसा डैड जो टेस्टी टेस्टी रोज खाना खिलाए। और फिर तुम्हें यकीन होता है, पूरी रात मुझे अकेला छोड़कर वो रेस्टोरेंट चला गया। मेरी जगह एक पफ पेस्ट्री को चुना। मॉम वहाँ काम करते हैं वो। फिर आया मार्शल। मुझे लगा एक पुलिस वाला अच्छा होगा, है ना? लेकिन मुझे लगा था गुलाब या हीरा देगा, लेकिन उसने मुझे गिफ्ट में दिया है पुलिस स्कैनर। और फिलिप, मैं हमेशा से ऐसा डैड चाहती थी जो मुझे बहुत हंसाए, पर वो 10 मिनट के लिए भी सीरियस नहीं बैठ सकता है। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन है। सौतेला पिता पाने के ख्वाब को मैं छोड़ने ही वाली थी कि एक दिन मॉम घर पर आई एक सरप्राइज के साथ। इस बार मुझे लगा कि कुछ तो अलग है, और मैं सही थी। देखो बेटा, ये है बेंजामिन, ये है मेरी बेटी एमी। कितनी प्यारी परी है ये। क्या मुझे आपके महल में आने की इजाजत है? वो आदमी बाकियों की तरह नहीं था। वो उनसे बड़ा लगता था। उसकी सफेद दाढ़ी और मूछें थी। उसके गोल चश्मे देखकर लगता था कि वो कहानियों में मिलने वाला लकड़हारा है। मेरे दिमाग में एक डैड बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखते हैं। हैरानी की बात है कि बेन वाकई मेरे पिता बन गए, और वो अपना प्यार दिखाना अच्छे से जानते थे। जैसे एक बार मैथ्स में मुझे A+ मिला और बेन ने मेरे लिए लिखी हुई कविता सुनाई। ये है मेरी होनहार बेटी, सबसे ज्यादा चमकती हुई हमारी अपनी शकुंतला देवी। किसी ने मुझे कभी इतना नहीं सराहा था। या एक बार 16 दिसंबर को जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो देखा पूरा घर भरा था मोटे दाढ़ी वाले लोगों से। उनके बीच खड़ा था बैन, और सबने साथ मिलकर कहा, सरप्राइज, हमारी परी को हैप्पी बर्थडे। वॉर गेम क्लब से वो बेन के दोस्त थे। मुझे एक बर्थडे सेलिब्रेशन की तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरी मॉम हमेशा भूल जाती थी। पर आज वो भी वहाँ थी, उनके साथ खड़ी हुई। क्या बेन ने उन्हें इतना बदल दिया होगा? बेन, पता नहीं क्या कहूँ। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना मेरी ड्यूटी है मेरी प्यारी रानी। मैंने उन्हें कस के गले लगाया और एक बच्चे की तरह रोने लगी। सर बेंजामिन, आई लव यू। मुझे फाइनली एक डैड मिल गए थे 10 सालों के बाद। हम सच में एक हैप्पी फैमिली बन गए थे। एक सपने जैसा लगता था, और हर सपने की तरह कभी न कभी तो मुझे उठना था। कुछ सालों के बाद मॉम को आधी रात को अजीब से कॉल आने लगे, और वो चुपके से फोन उठाकर बाथरूम में जाकर बात करने लगती, एक गिल्टी टीनेजर की तरह। एक बार मैंने उन्हें बाथरूम से निकलते देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कौन था वो? एक दोस्त था। तुम चिंता मत करो। चिंता नहीं करूं? चिंता करना ही तो मेरा काम था। मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ थी। कॉल्स तो आना बंद हो गए, लेकिन मुझे शक तो अभी भी था। आखिर मॉम अपने आप को प्लास्टिक के गुलाबों का गुलदस्ता क्यों भेजेंगी? मैं अपने लिए अच्छी चीजें नहीं खरीद सकती। और एक बार वो मुझे दिखी गोल्ड कलर की नकली अंगूठी पहने हुए, जबकि उन्हें अंगूठी और हार से हमेशा नफरत थी। अब मेरी पसंद बदलने लगी है। या वो बड़ा सा हार्ट शेप का बलून जो हमारे हॉल में आ गया था, डिस्को बॉल की तरह चमक रहा था और लाल था प्यार या नरक की तरह। गलत एड्रेस पर आ गया या हवा से उड़ के। हाँ, इतनी बेवकूफ हूँ ना मैं।
फिर एक सुबह बीमारी से मैं घर पर थी और मॉम के रूम में उनका लैपटॉप ढूंढ रही थी। मन था एक और हैरी पॉटर मैराथन करके अपनी आंखें सुझाने का। कहाँ है एक्यू लैपटॉप? ये क्या है? मॉम के नाइट स्टैंड पर एक लेटर था। अजीब है, पोस्टमैन को तो देखा नहीं मैंने काफी समय से। माय लव, मैं एक मोजे की तरह हूँ जिसे अपने जोड़ी की तलाश है। यू कितना चीजी है। उस रात जब मॉम घर वापस आई तो मैंने उनसे बात की। आप ऐसा कैसे कर सकती हो मॉम? एमी, मैं समझा सकती हूँ। बेन मेरा इकलौता पिता है और आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। मुझे अपनी बात तो कहने दो प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मॉम। मैं थक चुकी हूँ आपकी और आपके एमएस से मुझे अगला शब्द नहीं बोलने देगा, पर आप मेरी बात तो समझ गए ना। उन्हें बैन के साथ इस रिश्ते को बिगाड़ने नहीं दूंगी। जल्दी कुछ करना होगा। तो अगले दिन मैं बात करने गई उस घर तोड़ने वाले से, लेटर से उसका एड्रेस लेकर। मैं लगातार घंटी बजाती रही। दरवाजा खोलो। कौन है? वो आदमी मुझ पर चिल्लाने वाला था, पर मुझे देखते ही वो बिल्कुल हैरान हो गया। ओह, ये तो तुम हो। प्लीज अंदर आओ। वो मिस्टीरियस आदमी एक रिटायर्ड रॉक स्टार लगता था या परेड्स ऑफ कैरिबियन में एक एक्स्ट्रा। उसने मुझे अपने बंगले में बुलाया जो गिटार से भरा हुआ था। देखो तुम जो भी हो, मेरी मॉम किसी और के साथ है। हमें अकेला छोड़ो, हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे अभी अपने डैड मिले हैं और तुम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारा असली डैड हूँ तो? उसकी बात सुन के मेरी बोलती बंद हो गई। मैं तुमसे मिलना चाहता था पर तुम्हारी मॉम को लगा कि अभी तैयार नहीं हो तुम। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, पर मैं जानती थी ये सच बोल रहा है। मेरे डैड मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे। एमी, आई एम सॉरी। उस वक्त तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में चीजें बिगड़ गई थी, पर अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। फिर मेरी मॉम भी वहाँ आई। इतने सालों के बाद मॉम सच में खुश लग रही थी। उन्होंने कहा कि वो किसी और से प्यार नहीं कर पाई क्योंकि वो अब भी डैड से प्यार करती थी और चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे। ऑफ कोर्स मैं अपने असली डैड को पाके खुश तो थी, पर फिर जैसे फ्यूल खत्म होने पर स्पेसशिप गिरती है, वैसे मेरे ऊपर एक शिप गिरा। पर बेन वो सब कुछ जानता है और फिर भी हमारी जिंदगी में रहना चाहता है। हम एक बड़ा परिवार हो सकते हैं। तो पहले तो मेरे पास एक भी डैड नहीं था, पर अब मेरे पास 2 डैड हो गए। आपको लगेगा ये 2 बार लॉटरी जीतने जैसा है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। पहले मुझे किसी को निराश करने की चिंता थी ही नहीं, पर अब मेरे पास 2 डैड थे जो मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे और कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ल्यूक, वॉल्यूम कम करो, एमी पढ़ाई कर रही है। ओह, बस जैमिंग कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करनी पड़ती है रॉक स्टार को। ओह वाह, पर मुझे तो लगा था कि रॉक एंड रोल को मरे काफी सालों हो गए हैं। अच्छी म्यूजिक कभी नहीं मरती। वैसे तुम्हें भी तो सदियों पुराने नाइट्स वगैरह का काफी शौक है। ओह हाँ बिल्कुल है, पर वो तुम्हारे म्यूजिक की तरह कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं जाते। कम ऑन गाइस, अगर सोचो तो रॉक स्टार और नाइट्स में बहुत चीजें कॉमन है। जैसे दोनों को लेदर पसंद है और जल्दी मरना, एक को आर्मर और तलवारें पसंद है और दूसरे को गिटार और बहुत सारा हेयर स्प्रे। मुझे लगा मेरी बातें एकदम सही थी, पर जल्दी ही चीजें और भी बिगड़ गयी। एक दिन वो मुझे पिकअप करना भूल गए और तूफान में मुझे चल के घर आना पड़ा। जब बेन ने मुझे देखा वो तो पागल हो गया। ल्यूक, तुमसे कहा था ना कि इसको पिकअप कर लेना। एक ही तो काम दिया था तुम्हें, क्योंकि मेरा एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट था। उप्स, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि मैं उसके लिए कुकीज बना रहा था। ट्राई करना हनी। मैं कुकी लेने के लिए बढ़ी कि बेन एक एक्शन मूवी हीरो की तरह स्लो मोशन में काउच के ऊपर से कूदा और उसने पूरी ट्रे को हाथ मारकर गिरा दिया। इसमें मूंगफली है। एमी तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम्हें ये भी नहीं जानते कि उसे मूंगफली से एलर्जी है। तुम्हें परवाह ही नहीं है। आगे की लड़ाई को तो मैं याद रखना ही नहीं चाहती। इमेजिन करो 2 गन स्लिंगर्स एक दूसरे के सामने हैं और एक पल में लड़ने को तैयार हैं। वेल, ये कुछ वैसा ही था। ये लड़ाई झगड़ा तो रोज की बात हो गई। मैंने देखा कि इससे उन्हें भी फर्क पड़ रहा है। बेन अब काफी ज्यादा थका हुआ लगता था और मेरे डैड हमेशा परेशान रहते जैसे कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रखा हो। नए परिवार के साथ मेरे पहले क्रिसमस पर दोनों में गिफ्ट को लेकर लड़ाई हो गई। वो किसी प्राइज के लिए नहीं बल्कि मेरे प्यार के लिए लड़ रहे थे। डियर, मैं लाया हूँ ऑजी, तुम्हारा नया पपी। तुम सीरियस हो क्या? मैं उसके लिए लाया हूँ लेडी गडीवा, शहर की सबसे सुंदर बिल्ली। थैंक यू गाइस, मुझे दोनों बहुत पसंद आए। ऑफ कोर्स 2 प्रेजेंट्स मिलना काफी अच्छा था, पर जल्दी मेरे नए पेट्स इन दोनों की लड़ाई के बीच फंसने लगे। मेरे डैड ने लेडी गोडीवा को मेरे पड़ोस के बच्चों को दे दिया जब उन्होंने एक बार मुझे उसके पास चीखते हुए देखा। बाय द वे, ये दिसंबर की बात है। कुछ दिनों के बाद किसी ने ऑजी के सारे बाल शेव कर दिए। अब देखने में वो एक पिंक भालू लगता था। ओह, ये तो बड़ा बुरा हुआ। किसी को नहीं पता चला था कि ये काम किसने किया। फिर आया दिसंबर 16, फिर से मेरा बर्थडे। मेरे डैड को पता था कि मेरे पिछले बर्थडे पर बेन ने क्या किया, तो इस बार उन्होंने उसे उसी के खेल में हराना चाहा।
तो उन्होंने अपने सारे म्यूजिशियन दोस्तों को बुला के मेरे लिए खास बर्थडे के लिए कॉन्सर्ट रखा। मेरी प्यारी बेटी के लिए दुनिया के सभी लोगों में तुम रॉक करती हो, ये गाना तुम्हारे लिए है। और फिर कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही एक और ग्रुप आ गया, वाइकिंग्स, रोमन्स, स्केल्स, किसे पता। वो तो जैसे एक आर्मी थी, इतिहास के किसी युद्ध का नाटक करने आए नकली भाले लेकर। ये सब क्या है बेन? शांति का भी समय होता है लूक, और युद्ध का भी। लोगों तैयार हो जाओ। किसी ने युद्ध की बिगुल बजाई और अचानक मेरा बर्थडे एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल बैटल बन गया। पर यहाँ एलियंस और सुपर हीरोज नहीं, बल्कि कॉस्प्ले करने वाले लोग और बूढ़े म्यूजिशियंस लड़ रहे थे, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करना था कि समय बीत चुका है। सदी की सबसे बड़ी लड़ाई थी ये। कुछ देर ये बैटल देखने के बाद मैंने सोचा घर जाकर कैंडल बुझाती हूँ और अपना केक खाती हूँ। पर वहाँ मिली मुझे अपनी परफेक्ट फैमिली जोर जोर से लड़ते हुए। तुम यहाँ कर क्या रहे हो डूड? एमी के पास उसके असली डैड है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये पूरी अंकल वाली सिचुएशन बहुत अजीब है। ये तो सच है, लोगों को समझाने में काफी दिक्कत होती है। जो कहना है कहो, लेकिन मैं उसका पिता तुमसे ज्यादा रहा हूँ। वेल, उसकी ये बात भी सही है। उसका पिता एक हिस्ट्री नर्ड विली वोंका की मूंछों वाला। तुम मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं लगता विली वोंका की मूंछें हैं। मेरी माँ सच में किसी का बीच बचाव करना जानती ही नहीं थी। अच्छा, तो क्यों ना हम उसी से पूछ लें? अरे नहीं। हाँ, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपना डैड चुन ले। नहीं, मैं नहीं हुई हूँ। मॉम, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज इस पागलपन को बंद करो। शायद यही ठीक होगा। किसी काम की नहीं है मेरी मॉम। ऐसे चलेगा ये? अपनी जिम्मेदारियाँ आप मेरे कंधों पर डालोगे? आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे आप दोनों की जरूरत है। पर अगर आपसे ये हैंडल नहीं होता तो आप दोनों ही चले जाओ, मुझे नहीं चुनना है। मैं तो जाने के लिए तैयार ही थी, पर मेरे डैड ने तभी कुछ अजीब सा कहा। खुश हो गए ना बेन? ये था तुम्हारा मास्टर प्लान। पहले तुमने मुझे ढूंढा, अपनी कॉस्प्ले पार्टीज में मुझे बुलाया और मुझे एहसास दिलाया कि मुझे मार्गो के साथ वापस होना चाहिए। पर अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते थे तो तुमने ये सब क्यों किया? ये सुनकर सब लोग बैन की तरफ देखने लगे। मैं भी, ये सब क्या था? तुम बिल्कुल सही हो लूक, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। एमी, आई एम सॉरी। और चीजों को बीच में ही छोड़कर बैन चला गया। आखिर चल क्या रहा है? मैं बैन के पीछे पीछे गई। वो पार्क पहुँचा था और थक के हाँफ रहा था। ये ठीक नहीं लग रहा। अचानक बैन बेहोश हो गया। बैन, क्या चल रहा है? तुम ठीक हो बैन? हम उसे हॉस्पिटल ले गए और कुछ घंटों बाद उसे होश आया। शायद मेरा प्लान इतना अच्छे से नहीं गया जितना मैंने सोचा था। आपने ये सब क्यों किया बैन? मेरा दिल टूट रहा है एमी, सच में। अगर ये अभी तक संभला हुआ है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ में हमेशा रहना चाहूंगा, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये मुमकिन नहीं। जब मुझे पता चला तो मैंने तुम्हारे डैड को कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि वो वापस आ जाए। मैं चाहता था कि कोई तुम्हारा ध्यान रखे मेरे बाद, पर जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे बहुत जलन हुई। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगी। मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। बहुत मुश्किल से मैं कुछ बोल पाई। बैन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, कभी नहीं। मैं नहीं जानती थी कि तुमने ये सब किया है। लूक ने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने ही मना किया था। ये सब चुपके चुपके करना था, जैसे पुराने नाइट्स किया करते थे। मैंने ये एमी के लिए किया मार्गो, करना ही था। झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर खांसी की वजह से बैन आगे कुछ नहीं बोल पाया। मैंने बस उसे कस के गले लगाया, जैसे मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद बैन हमारे साथ घर आया और ऐसा लग रहा था कि डैड और वो एकदम बदल ही गए हैं। अपनी जलन और लड़ाइयों को भूलकर वो दोनों तो जैसे बेस्ट फ्रेंड बन गए। बैन की बीमारी में डैड ने उनका ख्याल भी रखा। एक रात जब उन्हें लगा कि मॉम और मैं सो रहे थे, मैंने उन्हें बात करते सुना। मेरे परिवार के पास मुझे वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने जो किया वो तो बस इट्स ओके लूक, तुम एक अच्छे आदमी हो। मैं बस खुश हूँ कि तुम एमी की जिंदगी में हो। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। एक दूसरे को गले लगाकर उन्होंने गुड नाइट कहा और उस रात में सोने गई, अपने चेहरे पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुस्कान लेकर। अब काफी समय बीत चुका है और काफी चीजें बदल चुकी हैं। अब मैं बच्ची नहीं रही और मेरा दूल्हा मेरे सामने है। इंतजार में है कि मैं कहूँ यस आई डू। मॉम और डैड मेरे साथ हैं, दोनों साथ में खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और भले ही मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ बैन, मैं जानती हूँ कि तुम भी यहाँ हो, चुपचाप बैठे हुए हो इस प्यारे से चर्च की एक कुर्सी पर और मुझे देख रहे हो अपनी शांति भरी आँखों से। तुम मेरे लिए उतने ही असली हो जितनी की ये तुम्हारी फोटो, जो मैंने अपने गले के लॉकेट में अपने दिल के पास रखी है। जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें भूली नहीं बैन। तुमने जो भी मेरे लिए किया, अपनी सिली पोयम सुनाना, मेरे जूते बांधना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा मेरा गार्डियन एंजल बनके। और मैं एमी, तुम्हारी फेयर मेडन।